देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। देश में बकरीद को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। इसी बीच पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने एक बयान में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि अगर कुछ नागरिकों को गाय की कुर्बानी से आपत्ति या तकलीफ होती है तो सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। जहां एक वर्ग इसे धार्मिक स्वतंत्रता और परंपरा से जोड़कर देख रही है, वहीं दूसरा इसे संवेदनशीलता और सामाजिक सौहार्द से संबंधित विषय मान रहा है। फिलहाल यह मामला चर्चा के केंद्र में बना हुआ है और विभिन्न स्तरों पर इस पर बहस जारी है। और मैंने मौलाना अरशद मदनी साहब का एक बयान भी देखा है कि इससे अगर बच सकते हैं। देखिए, कुर्बानी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ गाय की कुर्बानी हो। आप ऊँट की भी कुर्बानी कर सकते हैं, बकरे की भी कुर्बानी कर सकते हैं, कहीं और कोई और तरह की कुर्बानी होती हो। तो जो चीज हमारे साथी नागरिकों को तकलीफ देती है, उससे अगर हम बच सकते हैं तो क्यों ना बचें। समझे? सारी बात यह है कि उससे तकलीफ होती है तो सरकार को करना ये चाहिए कि उसको जैसे नेशनल बर्ड है वैसे नेशनल एनिमल बना दे। मौलाना साहब ने बिल्कुल सही कहा, नेशनल एनिमल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई राज्यों में इसका इस्तेमाल होता है और सरकार के भारत की तरफ से एक्सपोर्ट भी होता है बीफ, तो ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस पूरे जो हालात बन रहे हैं, इस पर आप नेशनल एनिमल को डिक्लेयर करने की जो बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? एक सुझाव है, सरकार को उस पर गौर करने दीजिए और देखिए कि वो क्या तरीके निकालते हैं। क्यों लगता है आपको कि ये जरूरी है, सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? भाई, तो सरकार को और क्या काम है? हर वो चीज जिससे पब्लिक को नुकसान पहुंचता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसका सोल्यूशन तलाश करे। कई बार हम ये देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज बन गई हैं, कुछ राइट। लखनऊ में एक बयान देते हुए भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, मेरे देश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर जबरदस्त असंतोष का माहौल है। उनके अनुसार कांग्रेस पार्टी विघटन की ओर बढ़ रही है और राजनीतिक स्तर पर लगातार कमजोर होती जा रही है। दिनेश शर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस आज राजनीतिक परिदृश्य से शून्यता की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाएं तेज हो सकती हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। कर्नाटक नहीं, कांग्रेस तो बवाल पार्टी है। पूरे भारतवर्ष में जबरदस्त असंतोष राहुल जी के नेतृत्व को, गांधी परिवार के नेतृत्व को लेकर चल रहा है। कांग्रेस तो विघटन की तरफ बढ़ रही है और मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा भी एक राज्य जीत पाए, वो भी कम्युनिस्टों के एक तरीके से कहना चाहिए खराब प्रशासन के कारण। केरला में करने में भी उनको 20 दिन लग गया कि वो मुख्यमंत्री आपसी विवाद के कारण नहीं कर पा रहे थे। कर्नाटक तो उनके विवादों का गढ़ ही है, लूट खसोट पार्टी है। वहाँ पर जितना लूट सके थे, एक मुख्यमंत्री लूट चुके, अब दूसरे ने कहा हम पीछे क्यों रहेंगे। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस आज राजनीति से राजनीतिक क्षितिज पर शून्यता की तरफ बढ़ रही है। कर्नाटक नहीं, कांग्रेस तो बवाल पार्टी है। पूरे भारतवर्ष में जबरदस्त। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार है, वहां स्वार्थ और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे देखने को मिलते हैं। उनके अनुसार जहां स्वार्थ की राजनीति हावी होती है, वहां सत्ता का लंबे समय तक टिकना संभव नहीं होता। उन्होंने आगे दावा भी किया कि कर्नाटक में भी कांग्रेस के भीतर आंतरिक मतभेद सामने आ सकते हैं और स्वार्थी नेताओं का भांडाफोड़ होने की भी संभावना है, जिससे वहां राजनीतिक बदलाव की स्थिति बन सकती है। इस संदर्भ में
उन्होंने कर्नाटक की मौजूदा राजनीति पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया आज दोपहर 3 बजे के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने राज्यपाल से भी मिलने का समय मांगा है, क्या कहेंगे? नहीं, कर्नाटक में मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे नहीं देंगे इसकी जानकारी या इस पर बयान देना तो मेरा उचित नहीं है, लेकिन इतना सत्य है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है या गैर भाजपाइयों की सरकार है, वहाँ पर स्वार्थ है, भ्रष्टाचार है, स्वयं के हित हैं, और जहाँ पे स्वार्थ होता है वहाँ पे सत्ता का लंबे समय चलना संभव नहीं है। शायद कर्नाटक के में भी कांग्रेस पार्टी के स्वार्थी नेताओं का शायद भंडाफोड़ होने वाला है, हो सकता है। दिल्ली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। इस मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि तमिलनाडु में राजगीत और उसके स्थान को लेकर कुछ लोगों ने चिंता जताई थी, लेकिन अब इसके समाधान को लेकर बेहतर प्रयास किए गए हैं। मनोज कुमार झा ने आगे कहा कि ऐसे कभी मुद्दों को टकराव की बजाय रचनात्मक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाधान ऐसा होना चाहिए जो देश की भावना और संघीय ढांचे के अनुरूप हो। यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न सांस्कृतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले और जो एक अहम मुद्दा उन्होंने उठाया, जो वंदे मातरम का इशू, जो कि उस राज्य में सरकार बनने के दिन से ही उठा हुआ है, वो उठाया। आपको क्या लगता है कि ये रिजॉल्व हो पाएगा? नहीं, देखिए मैं इस पर टिप्पणी, वो उनकी औपचारिक बैठक हुई है, एचएम के साथ भी हुई है, एफएम के साथ, पीएम के साथ भी हुई। उस दिन तमिलनाडु में बहुत सारे लोगों ने तमिल जो स्टेट का जो सॉन्ग है उसके प्लेसमेंट को लेकर के चिंता बताई थी, और मैं समझता हूँ ये बेहतर ढंग से रिजॉल्व हो। ये सारी चीज़ें ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक जो भावना रहती है देश की। उत्तर प्रदेश में बकरीद के मौके पर सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने राज्य के सीमावर्ती जिलों में जनसंख्यांकिकी बदलाव की साजिश होने का आरोप लगाया और इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई। अनिल राजभर के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया है। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने बकरीद के अवसर पर विपक्ष, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने राज्य के सीमावर्ती जिलों में जनसंख्यांकिकी बदलाव की साजिश का आरोप लगाते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा से दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाने के आदी हो रहे हैं। मैं उनको चैलेंज देता हूं कि इन आंकड़ों का डिटेल वो ले आए। हालांकि ये भी मैं जानता हूं कि राजनीति की रोटी सेकने के लिए समाजवादी पार्टी किसी भी स्तर पर जा सकती है। खून खराबा, गुंडा माफिया, इन लोगों को पालना, इन लोगों को पोषित करना, ये समाजवादी पार्टी का शगल रहा है, इनका शौक रहा है। राजनीति की रोटी सेकने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं इन लोगों को। तो इस तरह से अब इस स्तर पर उतर आए हैं। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज जो स्थापित हुआ है और जिस तरह का वातावरण उत्तर प्रदेश में बना है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जो प्रशंसा देश और दुनिया में हो रही है, और बेहतर कानून व्यवस्था के नाते आज निवेश जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया इस बात से घबरा रहे हैं, क्योंकि रोजगार मिल रहा है नौजवानों को, रोजगार का सृजन बड़े पैमाने पर हो रहा है।
तो अपने बिरादरी का भी आंकड़ा बता दें, बताना चाहिए। राजभरों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? अपने समाज का भी आंकड़ा बता दें। और ये जाति जाति जो खेल रहे हैं ना, इससे कोई फर्क उत्तर प्रदेश के चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। और ये बिल्कुल गलत बात है, गलत तरीके से गुमराह किया जा रहा है। राजभर समाज गुमराह होने वाला नहीं है। अपने गिरेबान में तो झांकते नहीं। जब इनकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश की जनता को 4 से 5 घंटा बिजली मिलती थी, और आज दुनिया जानती है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की डिमांड है। आज की तारीख में कितनी बड़ी डिमांड है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के गांव को भी हम 18 घंटा बिजली आज भी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार का अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद है कि भारत सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी समीक्षा करते हैं, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बड़े अधिकारियों को मिलाकर एक अलग से टीम भी बनाई गई है। अभी बड़ी बैठक 2 दिन पहले लखनऊ में भी की गई। जमाना बदल गया, गांव गांव घर घर एसी लग रहे हैं। पिछले 5 महीना से बिजली आपूर्ति में कोई बाधा न उत्पन्न हो, जनता को हम बेहतर उनकी सेवा कर सकें, गर्मी को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए 5 महीना पहले से सरकार ने तैयारी करना शुरू किया, और आज उसी का परिणाम है। इतनी डिमांड के बाद भी चीजें कंट्रोल में हैं, पूरी तरीके से नियंत्रित हैं। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया से हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो 4-5 घंटा बिजली देते थे, और आज उत्तर प्रदेश की जनता को, जो गांव में भी जनता रहती है, उसको भी 18 घंटा बिजली मिलती है। उनके धार्मिक जो किताबें हैं, पुस्तकें, उनको पढ़िए। कभी जो इसको एक प्रदर्शन के रूप में बना दिया गया है, ये कभी से जायज नहीं रहा है। उनकी किताबों में है, उनकी धार्मिक किताबों में है, तो ये प्रदर्शन किस बात का? आप त्योहार, आप तो मिलीजुली संस्कृति की बात करते हैं। आप दूसरी की भावनाओं की, जब आपके ऊपर कुछ गुजरता है तो आप दूसरी की भावनाओं की बात करते हैं कि उसका कद्र होना चाहिए। तो देश अगर चाहता है कि एक सांकेतिक आप कुर्बानी कर सकते हैं, अपना त्योहार मना सकते हैं, फिर खुलेआम सड़कों पर प्रदर्शन की जिद की, ये कौन सी मानसिकता है? आप क्या बताना चाहते हैं देश और दुनिया को? ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। इस तरह की मानसिकता की स्वीकारता अब देश के अंदर नहीं बची। और बिल्कुल आज जो विचार परिवार की तरफ से, संघ परिवार की तरफ से जो बात आई है, उसको समझने की आवश्यकता है। सबकी भावनाओं का ख्याल रखें। HERO, हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी,
गैलेंट टीएमटी H